सफलता को हम अक्सर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभा, मेहनत या लगन का परिणाम मानते हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, उन्होंने बाकी लोगों की तुलना में कुछ अलग या बेहतर किया होगा। लेकिन क्या वाकई केवल प्रतिभा और मेहनत ही सफलता की गारंटी होती है? मैल्कम ग्लैडवेल की किताब आउटलायर्स इस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। ये किताब बताती है कि सफलता का रास्ता अकेले व्यक्ति की मेहनत से नहीं बनता, बल्कि उसमें कई ऐसे कारक शामिल होते हैं जो अक्सर हमारी नज़र से छिपे होते हैं, जैसे जन्म की तारीख, पालन पोषण का माहौल, सामाजिक परिस्थितियां और इतिहास के खास पल। किताब की शुरुआत कनाडा के जूनियर हॉकी लीग के उदाहरण से होती है। हॉकी खिलाड़ियों की सफलता को देखकर यह पाया गया कि टीमों में खेलने वाले ज़्यादातर खिलाड़ी जनवरी, फरवरी या मार्च में पैदा हुए हैं। ये बात सामान्यतः किसी को भी महत्वहीन लग सकती है, लेकिन जब गहराई से इसका विश्लेषण किया गया तो एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कनाडा में जूनियर हॉकी लीग के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे जनवरी में पैदा होते हैं, वे उसी साल के दिसंबर में पैदा हुए बच्चों की तुलना में लगभग 1 साल बड़े होते हैं। यह उम्र का फ़र्क छोटे बच्चों में बहुत मायने रखता है, खासकर जब बात शारीरिक विकास और प्रदर्शन की हो। इसलिए जनवरी में जन्मे बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलता है, उन्हें बेहतर कोचिंग दी जाती है और वे चुनिंदा टीमों में शामिल किए जाते हैं। और यहीं से उनके करियर की दिशा तय होने लगती है। इस उदाहरण से लेखक ये सिद्ध करना चाहते हैं कि सफलता केवल प्रतिभा या मेहनत से तय नहीं होती, बल्कि मौका और समय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सही समय पर सही स्थान पर हों और आपको सही अवसर मिल जाए, तो आपकी सफलता की संभावनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी विचार को मैथ्यू इफेक्ट कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले से ही थोड़े से आगे होते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा अवसर मिलते हैं, जिससे वे और आगे निकल जाते हैं। लेखक इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं, जिसे 10,000 घंटे का नियम कहा गया है। ये नियम बताता है कि किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटे की गहन अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हर किसी को 10,000 घंटे का अभ्यास करने का मौका मिलता है? जवाब है नहीं। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स का जीवन देखें। वे न केवल बेहद प्रतिभाशाली थे, बल्कि उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर पर काम करने का अनोखा मौका मिला। उनके स्कूल में 1960 के दशक में ही कंप्यूटर उपलब्ध था, जो उस समय एक असाधारण बात थी। बिल गेट्स को यह अवसर मिला कि वे हजारों घंटे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अभ्यास कर सकें। ऐसा मौका उस समय बहुत ही कम लोगों को मिल पाया। इसी तरह बीटल्स नाम का प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड भी अचानक मशहूर नहीं हुआ था। उन्होंने वर्षों तक जर्मनी के क्लबों में बिना रुके प्रदर्शन किया। उनके पास लगातार स्टेज पर अभ्यास करने का मौका था। उन्होंने एक रात में 6-6 घंटे तक गाने गाए और इस प्रकार वे धीरे धीरे अपनी कला में पारंगत होते गए। जब वे लोगों के सामने आए, तब तक उनके पीछे हजारों घंटे का अभ्यास था। इसलिए जब लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे, तब वे पहले से ही अपने फील्ड में गहराई तक उतर चुके थे। ग्लैडवेल कहते हैं कि यह बात महत्वपूर्ण है कि क्या हमें अभ्यास करने का मौका मिला या नहीं। कई बार लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उन्हें संसाधन या वातावरण नहीं मिलता जिससे वे उस प्रतिभा को विकसित कर सकें। इसलिए यह जरूरी है कि जब हम किसी की सफलता देखें, तो यह समझें कि उसके पीछे केवल उसकी मेहनत ही नहीं, बल्कि कई बाहरी कारकों की भूमिका भी रही है। कई बार समाज के विशेष वर्गों, संसाधनों या नेटवर्क से जुड़े होने की वजह से लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं जो आम व्यक्ति को नहीं मिलते। ये किताब उन तथ्यों की भी पड़ताल करती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता का स्तर। हम यह मानते हैं कि ज़्यादा आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन लेखक इसका खंडन करते हैं। वे बताते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति एक निश्चित स्तर तक बुद्धिमान होता है, उसके बाद सफलता में बुद्धिमत्ता की भूमिका सीमित हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक इंसान का आईक्यू 120 हो या 150, ये फ़र्क इतना मायने नहीं रखता जितना कि उसका सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल और अवसरों तक पहुंच। ग्लैडवेल एक और उदाहरण लाते हैं क्रिस्टोफर लंगन का। वह व्यक्ति दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। उसका आईक्यू 195 के करीब था, जो एल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज़्यादा था। लेकिन फिर भी वह जीवन में किसी असाधारण सफलता को हासिल नहीं कर पाया। वजह, उसे अवसर नहीं मिला, उसे सही गाइडेंस नहीं मिला, और सबसे जरूरी, वह अपनी प्रतिभा को दूसरों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसकी सामाजिक स्थिति और परिवेश ने उसकी सफलता की राह में बाधा डाली। इसकी तुलना लेखक रॉबर्ट ओपनहाइमर से करते हैं, जो अमेरिका के परमाणु बम कार्यक्रम के प्रमुख थे। ओपनहाइमर में भी मुश्किलें थीं, लेकिन वह उन्हें पार कर सके क्योंकि उन्हें सामाजिक चालाकी और अवसरों की समझ थी।
इसका मतलब है कि केवल बुद्धिमत्ता से कुछ नहीं होता, बल्कि सामाजिक बुद्धिमत्ता यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भी उतनी ही जरूरत होती है। यह विचार बहुत गहरा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिन लोगों को हम असाधारण मानते हैं वे कहीं न कहीं साधारण परिस्थितियों के असाधारण लाभार्थी होते हैं। हम ये सोचते हैं कि वे केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि वे बहुत मेहनती या होशियार थे, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उन्हें यह मेहनत करने के लिए माहौल और मौका कैसे मिला। ग्लैडवेल ये भी बताते हैं कि परिवार का माहौल भी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बच्चे उन परिवारों में बड़े होते हैं जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, प्रश्न पूछने की संस्कृति होती है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी आत्मविश्वास और मार्गदर्शन मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे दबाव वाले या सीमित सोच वाले माहौल में बड़े होते हैं, वे अपनी प्रतिभा को व्यक्त नहीं कर पाते। इस पहले भाग में लेखक ने हमें ये सिखाया कि सफलता की कहानी को समझने के लिए हमें केवल उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे सामाजिक, ऐतिहासिक और पारिवारिक संदर्भ को समझना होगा। ये समझ ही हमें बताएगी कि क्यों कुछ लोग ऊपर उठते हैं और कुछ नहीं, भले ही वे उतने ही प्रतिभाशाली क्यों न हों। जब हम किसी की सफलता को केवल उसकी प्रतिभा और प्रयास से जोड़कर देखते हैं, तो हम एक महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा कर देते हैं, वह है सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत। मैल्कम ग्लैडवेल इस बात को विस्तार से समझाते हैं कि एक व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक मूल्यों का उसकी सफलता पर कितना गहरा प्रभाव होता है। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए कई रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें एक प्रमुख उदाहरण हवाई जहाज की दुर्घटनाओं का है। लेखक कोलंबिया एयरलाइंस की एक दुर्घटना की जांच का विश्लेषण करते हैं। इस दुर्घटना में विमान के पास पर्याप्त ईंधन नहीं था और वह रनवे से पहले ही गिर गया। जांच में पाया गया कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बार बार संवाद किया, लेकिन कभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि विमान क्रैश की कगार पर है। उसकी भाषा बहुत विनम्र थी, जिससे कंट्रोलर को यह महसूस ही नहीं हुआ कि स्थिति इतनी गंभीर है। यहाँ पावर डिस्टेंस यानी शक्ति का अंतराल सामने आता है। कोलंबिया जैसी संस्कृतियों में, जहाँ वरिष्ठता और अधिकार का बहुत सम्मान होता है, वहाँ अधीनस्थ अपने से ऊंचे पद वाले से खुलकर बात नहीं कर पाते। ये संकोच और अत्यधिक विनम्रता जानलेवा बन जाती है। ग्लैडवेल बताते हैं कि यह सांस्कृतिक प्रवृत्ति सिर्फ कोलंबिया तक सीमित नहीं है। कोरियाई एयरलाइंस में भी ऐसे ही पैटर्न देखे गए, जहां कई दुर्घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण पायलटों का अपने सहयोगियों से सीधे और प्रभावी रूप से संवाद न कर पाना था। जब इन एयरलाइंस ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव किए, जैसे कि सभी पायलटों को एक समान रूप से बोलने और प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी गई, तो दुर्घटनाओं की संख्या में नाटकीय गिरावट आई। ये साबित करता है कि सांस्कृतिक सोच, जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं, वास्तव में व्यवहार और प्रदर्शन को गहराई से प्रभावित करती है। इस संदर्भ में लेखक सांस्कृतिक विरासत को एक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। वे कहते हैं कि हम सब एक सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत को लेकर पैदा होते हैं, जो हमारे सोचने, बोलने और व्यवहार करने के तरीके को आकार देती है। यह विरासत केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह पूरे समुदाय, देश और पीढ़ियों पर लागू होती है। भारत, चीन, जापान, अमेरिका जैसे देशों की कार्यशैली, शिक्षा पद्धति और पारिवारिक संरचना में जो अंतर दिखाई देता है, वह इसी सांस्कृतिक विरासत का परिणाम है। ग्लैडवेल एक और रोचक उदाहरण देते हैं, एशियाई छात्रों का गणित में अच्छा प्रदर्शन। वह बताते हैं कि एशियाई देशों जैसे चीन, जापान और कोरिया के छात्र गणित में पश्चिमी छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण केवल शिक्षा व्यवस्था नहीं है, बल्कि गहराई में जाकर देखें तो ये सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। इन देशों की कृषि परंपरा चावल की खेती पर आधारित रही है, जो अत्यधिक परिश्रम, अनुशासन और धैर्य की मांग करती है। चावल की खेती आसान नहीं होती, उसमें पूरे साल मेहनत करनी होती है। ये संस्कृति बच्चों के सोचने और काम करने के तरीके में भी उतर जाती है। इसलिए एशियाई छात्र पढ़ाई को एक निरंतर प्रयास और जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, जबकि पश्चिमी दुनिया में ये धारणा अधिक प्रचलित है कि बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है। ग्लैडवेल बताते हैं कि गणित में सफलता केवल आईक्यू पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें अधिक योगदान उस समय और मेहनत का होता है जो छात्र पढ़ाई में लगाता है। वे एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें छात्रों से एक कठिन गणितीय प्रश्न हल करने को कहा गया। पाया गया कि जो छात्र प्रश्न को लंबे समय तक सुलझाने का प्रयास करते रहे, उनके सही उत्तर देने की संभावना कहीं ज्यादा थी। यह एक स्पष्ट संदेश है कि सफलता परसिवियरेंस यानी धैर्य और निरंतरता पर आधारित होती है। लेखक बताते हैं कि हमें यह समझना जरूरी है कि सफलता की कहानी केवल मैंने मेहनत की और सफल हुआ जैसी सरल बात नहीं है। असल में यह एक जटिल जाल है, जिसमें व्यक्ति की प्रतिभा, उसके प्रयास, उससे मिले अवसर, उसका जन्म समय, उसका पारिवारिक वातावरण, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति और उसका समाज, इन सभी की भूमिका होती है।
किसी व्यक्ति की सफलता को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसके जीवन की परत दर परत जांच करनी होगी। ग्लैडवेल आगे कहते हैं कि किसी भी बच्चे की सफलता में माता पिता का दृष्टिकोण अत्यंत निर्णायक होता है। लेखक 2 प्रकार के पालन पोषण की शैली का उल्लेख करते हैं। पहला, जिसमें माता पिता बच्चों को संरक्षण के साथ बढ़ाते हैं, उन्हें सवाल पूछने, बोलने और अपने अधिकारों के बारे में जानने की छूट देते हैं। दूसरा, जिसमें माता पिता बच्चों को केवल आदेश देते हैं और सवाल करने से मना करते हैं। पहली शैली में बड़े हुए बच्चे आत्मविश्वास से भरे होते हैं, वे डॉक्टर से, अध्यापक से या किसी बड़े से बिना झिझक बात कर सकते हैं। वहीं दूसरी शैली में बड़े हुए बच्चे अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते और अक्सर अवसरों से वंचित रह जाते हैं। ये स्पष्ट है कि सफलता केवल व्यक्ति का निजी प्रयास नहीं है। यदि बच्चा ऐसे घर में जन्मा है जहां उसे प्रोत्साहन मिलता है, संसाधन मिलते हैं और आत्मविश्वास विकसित होता है, तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। लेखक इस सोच को सार्थक संयोग कहते हैं, यानी ऐसे अनेक छोटे छोटे अवसर जो संयोगवश किसी के जीवन में आते हैं और मिलकर उसकी सफलता का मार्ग बनाते हैं। ये संयोग कभी परिवार के रूप में, कभी स्कूल के रूप में, तो कभी किसी कोच, शिक्षक या मेंटर के रूप में आते हैं। ग्लैडवेल का कहना है कि हम अक्सर सफल लोगों को अकेला नायक मानते हैं, जो अकेले ही सारी बाधाओं को पार कर शिखर तक पहुंचा। लेकिन हकीकत यह है कि वे उस समाज और संस्कृति की उपज होते हैं जिसने उन्हें सफलता की ओर धकेला। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यदि हम सफलता को समझना चाहते हैं, तो हमें केवल सफल व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसकी पूरी सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। ग्लैडवेल के विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसा वातावरण दे रहे हैं जहां वे अपने कौशल को निखार सकें। क्या हम उन्हें प्रश्न पूछने, गलतियां करने और प्रयोग करने की छूट दे रहे हैं। क्या हमारा समाज ऐसा है जहां अवसर केवल चंद लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि सबके लिए खुले हुए हैं। ये सवाल केवल शिक्षा प्रणाली पर नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे पर उठते हैं। लेखक हमें एक दिशा देते हैं, यदि हम सही मायनों में अधिक लोगों को सफल देखना चाहते हैं, तो हमें समाज के उन ढांचों को बदलना होगा जो अवसरों को सीमित करते हैं। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो प्रतिभा को केवल पहचाने नहीं, बल्कि उसे पनपने का मौका भी दें। चाहे वह खेल का मैदान हो, स्कूल की कक्षा हो या कार्यस्थल, हर जगह ये जरूरी है कि हम उन लोगों को आगे आने का मौका दें जिन्हें पारंपरिक रूप से पीछे रखा गया है। भाग 2 का सार यही है कि सफलता को समझने के लिए केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और इतिहास को समझना जरूरी है। अगर हम ये जान लें कि कौन से तत्व सफलता के रास्ते में सहायक होते हैं, तो हम उन्हें दूसरों के लिए भी उपलब्ध करा सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, सफलता कोई रहस्य नहीं, बल्कि वह एक संरचना है जिसे समझा और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। जब हम सफलता को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम आमतौर पर उन बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे बड़ी नौकरी, बहुत पैसा या प्रसिद्धि। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि सफलता की असली कहानी इन बाहरी परिणामों के पीछे छिपी होती है। ये कहानी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसके द्वारा किए गए वर्षों के अभ्यास और उन विशेष अवसरों की होती है जो उसे दूसरों की तुलना में पहले या अलग ढंग से मिले। वह सफलता को न केवल व्यक्तिगत प्रयास बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का संयुक्त परिणाम मानते हैं। ग्लैडवेल हमें एक नया दृष्टिकोण देते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता को केवल उसके गुणों के आधार पर आंकना अधूरी समझ है। वे हमें बताते हैं कि बहुत से सफल लोग दरअसल असाधारण परिस्थितियों से लाभान्वित हुए हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में कंप्यूटर क्रांति के दौरान जो लोग सफल हुए, जैसे बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स, वे केवल इसलिए नहीं सफल हुए कि वे जीनियस थे, बल्कि इसलिए भी कि वे उस खास दौर में किशोर थे जब कंप्यूटर तक पहुंच एक विलक्षण अवसर था। बिल गेट्स के पास हाई स्कूल के दौरान ही कंप्यूटर का अनोखा एक्सेस था और वह दिन रात उस पर अभ्यास कर सकते थे, जो उस समय दुर्लभ बात थी। ये सही समय पर सही जगह का सिद्धांत है, जिसे लेखक बार बार उदाहरणों के जरिए समझाते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास के जिस समय में आप पैदा हुए और उस समय उपलब्ध संसाधन या तकनीकी परिवर्तन, ये सब मिलकर आपकी सफलता को आकार देते हैं। यदि बिल गेट्स 20 साल पहले या बाद में पैदा होते, तो शायद उनका करियर बिल्कुल अलग होता। इसी प्रकार एक फुटबॉलर या टेनिस खिलाड़ी भी तभी चमक सकता है जब वह अपनी काबिलियत के साथ साथ सही उम्र में सही ट्रेनिंग और अवसर पाए। ग्लैडवेल ने एक और रोचक अवधारणा प्रस्तुत की है जिसे वे 10,000 घंटे का नियम कहते हैं। वे बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए लगभग 10,000 घंटे का अभ्यास आवश्यक होता है। यह अभ्यास केवल प्रतिभा से नहीं होता, इसके लिए व्यक्ति को समय, संसाधन और अवसर मिलना चाहिए। कोई बच्चा अगर बहुत प्रतिभाशाली है लेकिन उसे अभ्यास का मौका नहीं मिलता, तो वह कभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता।
वहीं एक औसत प्रतिभा वाला बच्चा यदि लगातार अभ्यास करता है और उसे सही मार्गदर्शन और मंच मिलता है तो वह सफल हो सकता है। ये नियम केवल संगीत या खेल में ही नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लेखन, वैज्ञानिक अनुसंधान, कारोबार, सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। मोजार्ट, बीटल्स, बिल गेट्स या कोई भी बड़ा नाम, सभी ने वर्षों की साधना के बाद ही अपना कमाल दिखाया। लेकिन इस अभ्यास के लिए उन्हें परिस्थितियों ने मौका दिया। लेखक बताते हैं कि बिल गेट्स को इतनी कम उम्र में कंप्यूटर तक पहुंच मिली, ये कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने खुद कहा कि वह हर रात 3 बजे तक कंप्यूटर पर कोडिंग करते थे और कॉलेज से पहले ही हजारों घंटे का अभ्यास कर चुके थे। ग्लैडवेल इस बात पर जोर देते हैं कि अवसर और तैयारी का संगम ही सफलता की नींव बनता है। केवल प्रतिभा या आईक्यू किसी को सफल नहीं बनाता जब तक उसे अभ्यास और मंच का अवसर न मिले। इसके लिए समाज को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अधिक से अधिक लोगों को 10,000 घंटे तक सीखने और प्रयास करने का अवसर दे। लेखक उन सामाजिक कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं जो सफलता की संभावना को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका में बच्चों का स्कूल वर्ष लगभग 180 दिन का होता है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया में ये 220 से 240 दिनों तक जाता है। गर्मियों की छुट्टियों में गरीब और अमीर बच्चों के बीच सीखने की गति में बहुत अंतर आ जाता है। अमीर बच्चों के माता पिता उन्हें किताबें पढ़ाते हैं, समर क्लासेज में भेजते हैं या सीखने के माहौल में रखते हैं। वहीं गरीब बच्चों के पास ये सब नहीं होता और वे पिछड़ जाते हैं। इस असमानता का असर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और अंत में एक बड़ी खाई बन जाती है। ये फर्क बच्चों की योग्यता में नहीं, बल्कि उनके परिवेश में है। इसलिए जब हम किसी छात्र के खराब ग्रेड को देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि शायद वह बच्चा उतना ही होशियार है, लेकिन उसे पढ़ाई का वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा किसी और को मिला। यह विचार शिक्षा नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि हम सभी बच्चों को एक समान सीखने का अवसर देना चाहते हैं तो हमें स्कूल की छुट्टियों और पढ़ाई के संसाधनों को पुनर्विचार करना होगा। ग्लैडवेल ये भी दिखाते हैं कि कुछ संस्कृतियां परिश्रम और प्रयास को विशेष महत्व देती हैं। विशेष रूप से पूर्वी एशियाई देशों में, जैसे कि चीन और कोरिया, शिक्षा और मेहनत को सांस्कृतिक स्तर पर इतना बढ़ावा दिया जाता है कि वहां के छात्र कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। इसकी जड़ें उनकी खेती की परंपरा में है, चावल की खेती जो धैर्य और कठिन परिश्रम मांगती है। यही मेहनत की मानसिकता पीढ़ियों से उनके खून में समा गई है। इसके विपरीत पश्चिमी देशों में बुद्धिमत्ता को जन्मजात माना जाता है, जिससे कई बार छात्र खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी समस्या को कितने समय तक सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक शोध में यह देखा गया कि कठिन गणितीय प्रश्न हल करने वाले छात्र अधिक बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वे केवल अधिक समय तक प्रयास करते रहे थे। यही लंबी दौड़ का घोड़ा बनाता है। मेहनत करने की आदत, धैर्य और निरंतरता, ये गुण ही किसी को महान बनाते हैं। ग्लैडवेल ये भी बताते हैं कि भाषा का भी हमारे सोचने के तरीके पर असर होता है। चीनी भाषा में संख्याएं बोलना आसान और तेज होता है, जिससे बच्चों को अंकगणित सीखने में मदद मिलती है। इसके अलावा वहाँ की शिक्षा पद्धति छात्रों को समस्या का हल खुद खोजने की प्रेरणा देती है। ये सब संस्कृति की देन है, जो धीरे धीरे बच्चों के व्यक्तित्व को आकार देती है। इस भाग में लेखक बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमें किसी की सफलता को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि उस व्यक्ति को किन परिस्थितियों ने आकार दिया, कौन से सामाजिक और ऐतिहासिक कारण उसकी सफलता के पीछे हैं, और वह कैसे अपने अभ्यास और अवसर को एक साथ लाकर वहां तक पहुंचा। लेखक ये भी चाहते हैं कि समाज इस सच्चाई को स्वीकार करे और ऐसी नीतियां बनाए जिससे हर बच्चे को सीखने और मेहनत करने का बराबर मौका मिले। जब तक हम समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर नहीं करते, तब तक सफलता कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित रहेगी। लेकिन यदि हम इस ढांचे को समझकर सुधारें, तो हम हजारों बच्चों को उनके सपनों की उड़ान देने में सक्षम हो सकते हैं। ग्लैडवेल की यह पुस्तक हमें एक बहुत मूल्यवान नजरिया देती है कि दुनिया में कोई भी आउटलायर यानी असाधारण व्यक्ति केवल खुद से महान नहीं बनता। वह बहुत सी अदृश्य ताकतों, अवसरों, प्रयासों और ऐतिहासिक संयोगों का परिणाम होता है। यदि हम इन ताकतों को पहचानें और उन्हें सबके लिए सुलभ बनाएं, तो हम एक अधिक न्यायपूर्ण, अधिक उत्पादक और अधिक सफल समाज बना सकते हैं। जब हम सफलता के गूढ़ रहस्यों की गहराई में उतरते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि किसी की पृष्ठभूमि, परिवार की संस्कृति और पूर्वजों की जीवन शैली भी एक व्यक्ति के भविष्य को गहराई से प्रभावित करती है। ग्लैडवेल ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों की परंपराएं और संघर्ष हमारे सोचने, व्यवहार करने और निर्णय लेने के तरीकों को अनजाने में प्रभावित करते हैं। हम जिस समाज, वर्ग और क्षेत्र में जन्म लेते हैं, उसकी सामूहिक सोच और दृष्टिकोण हमारी खुद की पहचान बन जाती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हम एक लंबे इतिहास और संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं।
ग्लैडवेल एक रोचक उदाहरण देते हैं अपलाचियन पर्वत क्षेत्र के स्कॉट आयरिश प्रवासियों का। ये लोग अमेरिका के एक पहाड़ी क्षेत्र में बसे और उनके भीतर सम्मान की संस्कृति बहुत गहराई से जमी हुई थी। सम्मान की इस भावना ने उनके व्यवहार को आक्रामक और टकरावपूर्ण बना दिया, खासकर तब जब उन्हें लगा कि उनका सम्मान खतरे में है। वे छोटी छोटी बातों पर लड़ने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि वे अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। ग्लैडवेल बताते हैं कि यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तियों की मनोवृत्ति नहीं थी, बल्कि उस समाज की सांस्कृतिक विरासत थी। पीढ़ियों तक चली आई यह सोच आज भी उनके वंशजों के व्यवहार में झलकती है। ये संस्कृति, जिसे लेखक कल्चर ऑफ ऑनर कहते हैं, ये बताती है कि हमारे निर्णय किस तरह भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक दबावों से प्रभावित होते हैं। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें ये देखना होगा कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसे किस प्रकार सोचने और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियां समूह में रहकर निर्णय लेने को प्राथमिकता देती हैं, जबकि कुछ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक महत्व रखती है। इन दृष्टिकोणों का सीधा असर होता है नेतृत्व, टीम वर्क, संघर्ष समाधान और जिम्मेदारी जैसे पहलुओं पर। ग्लैडवेल फिर ध्यान केंद्रित करते हैं हवाई जहाज दुर्घटनाओं पर, एक ऐसा विषय जो पहली नज़र में सफलता से जुड़ा नहीं लगता, लेकिन लेखक इसमें भी गहराई से छिपे हुए सांस्कृतिक प्रभावों को उजागर करते हैं। वह बताते हैं कि कई हवाई जहाज दुर्घटनाओं के पीछे तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि पायलट और सहायक कर्मचारियों के बीच गलत संचार रहा है। विशेष रूप से कुछ संस्कृतियों में अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा अपने वरिष्ठों से सीधे या टकरावपूर्ण तरीके से बात करना उचित नहीं माना जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि जब कोई खतरा सामने आया तो सह पायलट अपने कप्तान को स्पष्ट चेतावनी देने से झिझकता रहा, जिससे हादसा हो गया। ग्लैडवेल ने कोलंबिया एयरलाइंस की एक उड़ान का उदाहरण दिया जिसमें खराब मौसम और ईंधन की कमी के बावजूद सह पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से यह कहने में झिझक रहा था कि विमान को तुरंत लैंड करने की आवश्यकता है। उसकी भाषा में वह सख्ती नहीं थी जो स्थिति की गंभीरता को दर्शा सके। लेखक बताते हैं कि यह पावर डिस्टेंस, यानी वरिष्ठों और कनिष्ठों के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी की वजह से हुआ, जो कुछ संस्कृतियों में अधिक होती है। यही कारण है कि इन देशों की एयरलाइनों ने विशेष संचार प्रशिक्षण शुरू किया ताकि संकट की घड़ी में सही और प्रभावी संवाद हो सके। यह उदाहरण हमें ये सिखाता है कि सफलता के लिए केवल तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह भी समझना होगा कि हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक आदतें कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यदि हम इन आदतों को समझें और उनमें आवश्यक सुधार करें, तो हम अधिक सुरक्षित, संगठित और सफल वातावरण बना सकते हैं। चाहे वह कॉर्पोरेट ऑफिस हो या अस्पताल या एयरलाइंस, हर जगह संचार और स्पष्टता की संस्कृति अत्यंत आवश्यक है। ग्लैडवेल ये भी दिखाते हैं कि जब लोग अपनी संस्कृति को समझते हैं और उसके फायदे नुकसान को पहचानते हैं, तो वे उससे ऊपर उठ सकते हैं। कोरियाई एयरलाइंस की मिसाल दी जाती है, जिसने शुरुआत में कई दुर्घटनाओं का सामना किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी संस्कृति के भीतर मौजूद बाधाओं को पहचाना और बदला, तो उनकी एयरलाइन दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइनों में से एक बन गई। उन्होंने वरिष्ठता और सम्मान की परंपरा को इस तरह बदला कि वह सुरक्षा में बाधा न बने। ये बदलाव नेतृत्व, प्रशिक्षण और मानसिकता में सुधार का उदाहरण था। यहाँ लेखक हमें ये संदेश देते हैं कि सफलता स्थायी नहीं होती जब तक हम अपने आंतरिक और बाहरी व्यवहार में आवश्यक बदलाव न करें। हमें केवल अपने कौशल को नहीं, बल्कि अपने सोचने और संवाद करने के तरीके को भी बदलना पड़ता है। यह विचार हर पेशे और हर समाज के लिए जरूरी है। परिवारों में, विद्यालयों में, ऑफिसों में, हर जगह यदि हम अपने संवाद को पारदर्शी, सहयोगी और सम्मानपूर्ण बनाएं, तो संघर्ष कम होंगे और सफलता के द्वार अधिक खुलेंगे। ग्लैडवेल सफलता को एक पिरामिड की तरह नहीं देखते, जहां ऊपर चढ़ने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना पड़े। वे इसे एक ऐसा मैदान मानते हैं जहां हर किसी को बराबरी से दौड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हमें उन अदृश्य दीवारों को तोड़ना होगा जो अवसरों की राह में खड़ी हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा की असमानता, सांस्कृतिक बाधाएं और पारिवारिक पृष्ठभूमि। यदि हम इन दीवारों को पहचान कर मिटा सकें, तो हम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लेखक की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें सफल लोगों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों ने उन्हें वहां तक पहुंचाया। इससे हम दो चीजें सीख सकते हैं, एक तो ये कि हम अपने लिए कैसे बेहतर अवसर खोज सकते हैं, और दूसरी यह कि हम दूसरों के लिए ऐसे अवसर कैसे बना सकते हैं। जब हम ये समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति एक सामाजिक और ऐतिहासिक कहानी का हिस्सा है, तो हम अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनते हैं। ग्लैडवेल का उद्देश्य केवल ये बताना नहीं है कि सफलता किन कारणों से मिलती है, बल्कि यह भी है कि हम समाज को कैसे इस तरह बना सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग आउटलायर्स बन सकें, अर्थात असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नीतियों, संस्थानों और सोचने के तरीकों में बदलाव लाएं।
हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें सभी को अभ्यास, प्रयोग, असफलता और फिर सफलता तक पहुंचने की स्वतंत्रता और सुविधा मिले। इस भाग में लेखक बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि सफलता केवल मैं का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हम की कहानी होती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके समाज और उसकी संस्कृति की भूमिका होती है। यदि हम ये समझ लें तो हम न केवल अपने जीवन में अधिक विनम्र और जागरूक बनेंगे, बल्कि दूसरों की सफलता को भी सहारा देने के लिए तैयार रहेंगे। लेखक ये भी संकेत करते हैं कि वास्तविक बदलाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर संभव होता है। जब हम शिक्षा, व्यवसाय, नेतृत्व और सार्वजनिक नीति में इन गहरी सच्चाइयों को शामिल करते हैं, तभी हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ सकते हैं जो हर नागरिक को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर दे। हमने अब तक देखा कि सफलता किस हद तक हमारे जन्म, हमारे अभ्यास, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और हमारी संवाद शैली से जुड़ी है। लेकिन इसके साथ ही लेखक हमें ये भी प्रेरणा देते हैं कि यह सब जानकर हम निष्क्रिय न हों, बल्कि अपनी परिस्थितियों और सोच को बदलने के लिए सक्रिय प्रयास करें। तभी हम न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और सफल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। किसी भी कहानी का अंतिम भाग केवल निष्कर्ष नहीं होता, बल्कि वह दर्पण होता है जिसमें पूरी यात्रा की छाया झलकती है। ग्लैडवेल आउटलायर्स की अंतिम पंक्तियों में हमें यह एहसास कराते हैं कि हम सभी जिन परिस्थितियों में जन्म लेते हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना अपनी मेहनत को पहचानना। वे चाहते हैं कि हम एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, ऐसा दृष्टिकोण जो केवल क्या पर नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर भी ध्यान देता है। ग्लैडवेल इस भाग की शुरुआत अपनी खुद की पारिवारिक कहानी से करते हैं, अपनी माँ डेजी की जीवन यात्रा से। ये कहानी पुस्तक को एक मानवीय और व्यक्तिगत छुअन देती है। वे बताते हैं कि कैसे जमैका की एक छोटी सी जगह में जन्म लेने वाली उनकी मां ने नस्लवाद, वर्गभेद और शिक्षा की बाधाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाई। लेकिन यहाँ भी लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि यह केवल उनकी मां की प्रतिभा और इच्छाशक्ति का परिणाम नहीं था, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण था कि उन्हें जीवन में कुछ अवसर सही समय पर मिले। वे भाग्यशाली थीं कि उन्हें छात्रवृत्ति मिली, सही समय पर एक अच्छे शिक्षक ने उन्हें पहचाना और उन्हें ऐसा वातावरण मिला जिसमें वे अपनी प्रतिभा को निखार सकीं। यह उदाहरण फिर से हमें उसी बिंदु पर ले आता है जो इस पुस्तक की नींव है। सफलता अकेले प्रयास से नहीं आती, बल्कि यह अवसरों, समय, संस्कृति और समाज का सम्मिलित परिणाम होती है। लेखक कहते हैं कि यदि हम यह मान लें कि केवल प्रतिभाशाली और मेहनती लोग ही आगे बढ़ते हैं, तो हम उस पूरी प्रणाली को नजरअंदाज कर देते हैं जो कुछ लोगों को आगे बढ़ने के अधिक अवसर देती है और कुछ को नहीं। डेजी की कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे नस्लीय और सामाजिक बाधाएं, चाहे वह किसी भी देश में हो, व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती हैं। कई बार यह बाधाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। लेकिन यदि हम सचमुच एक समतामूलक समाज की कल्पना करते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हर किसी को समान शुरुआत नहीं मिलती। हमें उन असमानताओं को पहचानना और उन्हें दूर करने के उपाय करने होंगे। ग्लैडवेल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता कोई रहस्यमय तत्व नहीं है। यह कोई ऐसा जादुई गुण नहीं जो केवल कुछ खास लोगों के पास होता है, बल्कि ये बहुत सारे छोटे छोटे कारणों और कारकों का योग होता है। इन कारणों में जन्म की तारीख, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, परिवार का इतिहास, विद्यालय की गुणवत्ता और मिलने वाले मार्गदर्शन शामिल होते हैं। इन सभी का योगदान, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, अंततः किसी व्यक्ति की सफलता को आकार देता है। एक महत्वपूर्ण विचार जो लेखक साझा करते हैं वह यह है कि समाज को इस सच्चाई को पहचानना होगा कि हम सभी एक दूसरे की सफलता और असफलता में भागीदार हैं। जब एक बच्चा गरीबी में पलता है और उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो केवल वह बच्चा असफल नहीं होता, बल्कि पूरा समाज उसकी क्षमता को खो देता है। और जब हम किसी को समय पर सही दिशा, संसाधन और समर्थन देते हैं, तो न केवल वह व्यक्ति सफल होता है, बल्कि समाज को भी उसका लाभ मिलता है। लेखक कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम सफल लोगों की कहानियों को हीरो की कथा की तरह देखते हैं कि उसने सब कुछ खुद किया, अपने दम पर किया और किसी का सहयोग नहीं लिया। लेकिन जब हम गहराई से देखें तो हमें दिखेगा कि हर सफल व्यक्ति की पीठ पर कई अदृश्य हाथ होते हैं, माँ बाप का त्याग, गुरु का मार्गदर्शन, समय का साथ और समाज का समर्थन। ग्लैडवेल चाहते हैं कि हम इस सोच से बाहर आएं कि सफलता केवल योग्य लोगों को मिलती है। हमें ये समझना होगा कि योग्य बनने के लिए भी कई अवसरों की जरूरत होती है। और जब तक हम ये सुनिश्चित नहीं करते कि हर व्यक्ति को ऐसे अवसर मिलें, तब तक हम केवल उन्हीं लोगों की सराहना करते रहेंगे जो पहले से ही विशेष परिस्थितियों में पले बड़े हैं। लेखक का ये संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है कि यदि हम ये जान लें कि सफलता एक सामाजिक रचना है, तो हम समाज को बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, खेल और संगीत में अभ्यास के पर्याप्त अवसर दे सकते हैं,
और एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति की प्रतिभा उभर सके। और यह केवल सरकारों या संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। ग्लैडवेल कहते हैं कि जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखें तो उससे ईर्ष्या न करें, बल्कि उस कहानी को समझने की कोशिश करें कि वह वहां तक कैसे पहुंचा, और फिर अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके एक छोटे प्रयास से किसी और के जीवन की दिशा ही बदल जाए। पुस्तक के अंत में लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि आउटलायर्स की असली ताकत यह है कि यह उन लोगों की आवाज़ है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह उन कहानियों का संग्रह है जो सफलता के पीछे छिपे अनकहे कारणों को उजागर करती हैं। ये पुस्तक हमें केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि हम दुनिया को देखने और समझने के अपने नज़रिए को कैसे बदलें। अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी अधिक न्यायपूर्ण और सशक्त समाज में पले बढ़े, तो हमें आज ही से ऐसे परिवर्तनों की शुरुआत करनी होगी। हमें ये तय करना होगा कि हम अपने संसाधनों और प्रयासों को कहाँ और कैसे लगाएं। और सबसे ज़रूरी बात, हमें यह मानना होगा कि कोई भी व्यक्ति अकेले सफल नहीं होता। वह हजारों धागों से जुड़ा होता है जो समय, समाज, संस्कृति और भाग्य से बुने गए होते हैं। इस तरह आउटलायर्स हमें ये समझाते हैं कि सफलता को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। यह एक साझा अनुभव है जो व्यक्ति की मेहनत, परिवार के समर्थन, समाज की व्यवस्था और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के मेल से बनता है। और जब हम इन सभी कारकों को समझते हैं और एक दूसरे की कहानियों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तभी हम एक सच्चे, समर्पित और सशक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं।